नमस्कार, मैं राणा यशवंत। ये जो ज़िंदगी है में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और जब मैं फिर से कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जो सिलसिला पिछले हफ्ते शुरू हुआ था, उसकी दूसरी कड़ी आज हम शुरू करने जा रहे हैं और उस सिलसिले को अब हम आज शुरू कर रहे हैं। इसलिए मनीष जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुक्रिया। अरविंद जी, आपके बारे में क्या कहते हैं, ये मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो जी न्यूज़ में एक पत्रकार थे और काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे थे और पत्रकार रहते हुए धीरे धीरे उन्हें एंकरिंग का भी काम के भी असाइनमेंट्स मिलने लग गए थे। तो एक तरह से वो सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ते जा रहे थे। लेकिन जब वो तरक्की के रास्ते पे थे, उसमें बीच में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के और सब कुछ त्याग के और परिवर्तन ज्वाइन कर लिया। यही दिखाता है कि वो देश के बारे में और राजनीति में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ कितना संजीदा थे। और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिसमें कई बार उन्होंने आमरण अनशन किया है भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो देश के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं वो। मुझे लगता है वैसे ही खरा सोना है मनीष। पहले भी उतने ही जुझारू थे, उतने ही कमिटेड थे देश के लिए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें ये देखने को मिलता है कि उन्हें एक बिल्कुल झूठे केस के अंदर फंसा के और जेल में डाल दिया गया। और जब वो जेल में थे, उनको कई बार अप्रोच किया गया कि आप केजरीवाल का साथ छोड़ दो, आप आम आदमी पार्टी छोड़ दो, तो हम आपके सारे केस रफ़ा दफ़ा कर देंगे। उस वक्त उनकी पत्नी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो लेकिन उन्होंने सच का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया, बलिदान किया। 2 साल जेल में रहे, अंत में सच्चाई की जीत हुई, अंत में बाहर आ गए और अब फिर से लग गए हैं वो देश हित के कामों में। तो ये दिखाता है कि पहले भी खरा सोना थे, आज भी खरा सोना है उनमें। अरविंद जी से जैसे मैंने बताया, मुलाकात तो एक फैक्स के ज़रिए हुई और इत्फाक से मेरे हाथ में आ गया था। लेकिन ओवरऑल जब मैंने एक एजुकेशन मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में अपने चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के साथ काम करना शुरू किया, तो उनके भी जीवन के कई नए पहलू मेरे सामने आए। उनकी सोच देश को लेके, समाज को लेके, एक ब्रॉडर काम करने के तरीके को लेके, क्योंकि अब हम सरकार थे। तो मैंने उनसे बतौर फाइनेंस मिनिस्टर जब पहला बजट बना रहा था, और शिक्षा मंत्री तो मैं था ही, एजुकेशन तो बहुत चर्चा होती थी उनसे क्या करना चाहते हैं। तो मैं एज फाइनेंस मिनिस्टर उनसे बजट में पूछने गया कि गिव मी वन लाइन जिसके आधार पे मैं बजट बना सकूं, बजट तैयार कर सकूं। पहला बजट 2015 में। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं IRS रहा हूं, फाइनेंस को अच्छे से समझता हूं, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि दिल्ली में पैसे की कमी नहीं होगी, पर फिर भी अगर स्कूल बनाने में और पुल बनाने में पहले चुनना हो और पैसा कम पड़ रहा हो, तो स्कूल बनवा देना। बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो पुल तो पढ़े लिखे बच्चे अपने आप बना लेंगे। और बोले कि हालांकि पुल बनाने के लिए भी पैसा कम नहीं पड़ेगा, वो चिंता मत करना, वो मेरा काम है। एज फाइनेंस मिनिस्टर, एज एजुकेशन मिनिस्टर आप ये करो। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, हमने पहला बजट बनाया और बड़े गर्व के साथ आज मैं कहता हूं कि देश में पिछले 10 साल से हमारी एकमात्र ऐसी सरकार है जो पूरे बजट का 25% एजुकेशन पे खर्च करती है। बाकी सरकारें 8%, 10%, 12% खर्च करती हैं, हम 25% करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ अरविंद केजरीवाल, दैट लाइन। और उसके बाद देखिए, ना स्कूल बनाने में पैसा कम पड़ा, ना पुल बनाने में पैसा कम पड़ा, बल्कि हम पे तो आरोप लगता है कि आप तो फ्री देते हो, जो और पैसा बचा वो फ्री में जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जी का IRS होना, उनका IIT जैसा शार्प माइंड होना, वो बड़ा काम आया है। उनकी फाइनेंस की एक एक चीज़ की समझ, मैनेजमेंट की समझ, कैसे 24 घंटे बिजली करनी है, कैसे फाइनेंस मैनेजमेंट करना है, कैसे और टैक्स आना है, बिना टैक्स बढ़ाए कैसे टैक्स आना है। और देखिए, हमने 30,000 करोड़ से शुरू किया था दिल्ली में काम करना। जब हमारा पहले 2015 से पहले जो बजट था 30,000 करोड़ का था, और आज मतलब 10 साल हो गए, अब 76 या शायद 78,000 करोड़ का बजट हो गया है। और उससे पहले आप 5 साल जाओगे तो उस 5 साल में 25,000 से 30,000 करोड़ रुपए हुआ था। तो वो जो विजन अरविंद जी का आता है ना, एक पढ़ा लिखा IITian IRS माइंड, वो जब फाइनेंस को लेके बैठते हैं तो लगता है यार यहाँ है। ये साथ बनाना और साथ निभाना, ये दोनों दो चीज़ें होती हैं। 2 दशक हो गए और
राजनीति में साथ साथ इतने भरोसे को लेकर के चल पाना बड़ा मुश्किल माना जाता है, क्योंकि यहाँ तो किसी का कुछ पता होता नहीं है। अरविंद केजरीवाल में ऐसा क्या है कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बीच में आज भी तनिक रत्ती भर के फर्क नहीं है? भरोसा है। आप उसको रिश्ता कह लीजिए, भरोसा कह लीजिए, रिश्ता ही ऐसा है कि भरोसे का है। मैं जो कुछ भी करता हूं मुझे पता है कि अरविंद केजरीवाल बतौर मेरे लीडर पार्टी में या बतौर मेरे चीफ मिनिस्टर जब मैं सरकार में था, तो बतौर चीफ मिनिस्टर मुझ पर भरोसा करते हैं। कोई अनुभव साझा करना चाहेंगे? बहुत चीज़ें हैं, जैसे मैंने अभी एजुकेशन का बताया। उनकी एक हिम्मत होती है हर चीज़ को करने की, नया सोचना, नया करना। हालांकि मैं मानता हूं कि मैं कुछ नया करता हूं तो हिम्मत करके कर देता हूं, पर हमसे कहीं ज़्यादा, कई गुना, 1000 गुना ज़्यादा हिम्मत वो दिखाते हैं। जब दिल्ली में हम लोग बिजली फ्री करने का योजना बना रहे थे, तो एज फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि मैं हिसाब किताब देखता था सरकार का, तो मैंने कहा जी इसके लिए पैसा चाहिएगा। तो बोले मैं IRS में रहा हूँ, मेरे को पता है फाइनेंस। मैं फिर भी, आप 200 यूनिट बिजली फ्री करोगे, 400 यूनिट तक की बिजली में हाफ रेट पे मिलेगी। मतलब 70-80 लाख परिवार हैं दिल्ली में, कंज्यूमर्स हैं, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? बोले ले आओ अपनी सारी बैलेंस शीट। लंबे समय तक उनके साथ बैठा हुए हैं, एक एक चीज उन्होंने ऐसे समझाई। उसके बाद मुझे लगा हाँ यार, ये तो मैं सोच ही नहीं रहा था। पैसा तो बहुत आसानी से निकल सकता है सरकार में। तो वो मतलब अभी कहना बड़ा आसान है, पर वो 1-1.5 दिन की एक्सरसाइज में जब उन्होंने सारा मुझे समझाया कि देखो ऐसे होता है, इसको यहाँ से निकालो, इसको यहाँ से निकालो, मुझे लगा ये माइंड होता है। तो ऐसे मतलब सरकार चलाने में तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जहाँ डिसीजन लिए गए और ही सेड कि हाँ कर सकते हैं। हम जैसे लोग भी सोचते थे यार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उनका जो भरोसा है वो हर पल हमें प्रेरित करता है कि नहीं, किया जा सकता है, और हम कर देते हैं। कहते हैं कि आदमी जब कामयाब होता है तो उसकी कामयाबी को आप टटोलिए। तो हम आपको परखते परखते घर तक गए तो हमने कहा कि भैया मनीष अगर इतने कामयाब हैं तो जाहिर है उसमें पत्नी की भूमिका बहुत बड़ी होती है, और आपकी बात उनकी बात के बगैर पूरी हो नहीं सकती। इसलिए अब मैं उनकी बात आपको सुनाना चाहता हूँ। मनीष ने जब जी छोड़ा था, जब आंदोलन के लिए कबीर जब आए थे, तब वो आंदोलन वो टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा था। मुझे लगा था कि शायद ना अब घर में हम डिनर किया करेंगे साथ में। हालांकि हुआ नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी अच्छा लगा काफी, क्योंकि उसमें तो 2-3 बजे घर आते थे, उसके बाद सुबह फिर जाना, तो वो बुरा नहीं था। वो टाइम बहुत अच्छा था। तिहाड़ जो गए हैं वो थोड़ा मेरे लिए अच्छा नहीं था समय ज़्यादा, क्योंकि ईमानदारी से काम कर रहे हैं फिर भी तिहाड़ जा रहे हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल वक्त था। मुश्किल क्या था, मतलब सोचना थोड़ा मुश्किल था कि क्या करें आप, जब ईमानदारी से काम कर रहे हैं आप फिर भी तिहाड़ जा रहे हैं, तो ये तो थोड़ा नाइंसाफी हो गई। हमारी शादी को 26 साल हो गए। मनीष मैंने शुरू से ही ऐसे ही मेहनती देखे हैं, ये नहीं कि आज हो गए मेहनती। मतलब शादी के बाद से ही मैंने मेहनत करके काफ़ी अच्छे से देखे हैं। जिस चीज़ को भी ठान लेते हैं वो करके ही मानते हैं, चाहे उसमें रात जगना पड़े या दिन में कुछ भी मेहनत करनी, जिस भी रूप में मेहनत बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मतलब यही कहूँगी मैं कि मतलब जिस ईमानदारी से काम कर रहे हैं उसी ईमानदारी से करें काम, जो भी कर रहे हैं। शिक्षा को ऊंचा ले जाना चाहते हैं, जहाँ भी ले जाना चाहते हैं, भगवान मतलब वहाँ तक पहुँचाए इनको ना, क्योंकि बहुत ऊँचा ले जाना चाहते हैं शिक्षा को। तो ईमानदारी के साथ ही हो सकता है, वो बेईमानी के साथ तो नहीं हो सकता कैसे भी। शिकायत मैंने एक ही सुनी, समय नहीं दे पाते हैं। इत्तेफाक से मैंने जो भी काम किए, वो चाहे रेडियो में आरजे के रूप में काम किया, FM में, वहाँ भी समय ऐसा नहीं होता था। रेडियो 24 घंटे चलता है, मैं रात भर में भी स्टूडियो बैठा रहता था, और काम करने का जुनून तो है ही। फिर टीवी में गए तो वहाँ भी यही था, हम लोग साथ काम किए हैं। टीवी भी 24 घंटे मांगता है आपसे। फिर आंदोलनों में आए तो आंदोलन तो अगर आपके पास में 100 घंटे हों एक दिन में तो 100 घंटे मांग लेता है। राजनीति भी यही है। सरकार में काम करना शुरू किया तो सरकार भी समय मांगती है अगर आप कुछ करना चाहते हैं। तो मैं मतलब मुझे भी अफसोस होता है कि यार सरकार में जब आते हैं तो एक अच्छा सा घर मिल जाता है, एक गाड़ी मिल जाती है, घर में एक बालकनी होती है, और उस बालकनी में आप कभी बैठ ही नहीं पाते अपनी वाइफ के साथ में। तो लगता है, लेकिन फिर लगता है यार अगर कुछ बदलाव करना है तो कुछ सेक्रीफाइस तो परिवार को करना पड़ेगा। और मुझे खुशी यही है कि सीमा ने हमेशा डे 1 से
क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी मैं अच्छा खासा टाइम्स एफएम में नौकरी करता था, जो मैंने जिक्र किया। और शादी हुई, थोड़े दिन बाद में टाइम्स एफएम बंद हो गया। तो यार अब एक लड़का घर से निकला जिसके हाथ में कुछ नहीं, गांव में ऐसा कुछ नहीं, अब क्या करेगा, दिल्ली में घर तक नहीं, क्या करेगा, एक बाइक पे बस चलते थे। तो टाइम्स एफएम बंद हो गया तो मुझे लगा अब क्या होगा, और ये क्या सोचेगी, मतलब ये एक सोचने की होती है कि अब क्या होगा। मैंने कहा क्या होगा, क्या अब साथ हैं, जो होगा साथ हैं। तो फिर टीवी में नौकरी लग गई, इतने साल टीवी में काम करते करते फिर इतने बड़े बड़े लोगों से और इतनी बड़ी सोच रखने वाले लोगों से मिलना हो गया, अरविंद जी से लेके सबसे। तो फिर लगा यार अब नौकरी बहुत हो गई, अब कुछ और करना पड़ेगा समाज के लिए, इस नौकरी से बाहर आना है। बोले हाँ ठीक है। कभी सोचा ही नहीं कि घर कैसे चलेगा। बोली बस सब्जी आ जाए, घर में आटा आ जाए, उतने पैसे दे दिया करना और हमें कुछ चाहिए नहीं। मैंने कहा उतने तो हो जाएंगे। तो नौकरी छोड़ दी मैंने 2005 में। फिर जब पार्टी बनाई तो तब भी नहीं सोचा था मतलब मेरी स्थिति ये थी कि पार्टी बना रहे हैं, कुछ लोगों को चुनाव लड़वाएंगे, फिर पता चला चुनाव लड़ना है। फिर मैंने कहा बोली चुनाव कैसे लड़ोगे, पैसा नहीं है, ये नहीं है। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास में जो छोटा मोटा इकट्ठा हुआ है वो बेच देना, चुनाव लड़ लेना। तो जब पत्नी आपकी यहाँ तक सपोर्ट करती रहे, और बीच बीच में कई ऐसे दौर आए जहाँ मेरी नौकरी, जैसे हम लोग वॉलंटियर करते थे जी न्यूज़ के दौरान में काम करते हुए, जब टीवी में काम करता था, तो वो टीवी अपने आप में टाइम डिमांडिंग जॉब है और उधर वॉलंटियर करना होता था। तो बहुत समय होता था कि मैं अरविंद जी के साथ नहीं जा पाता था। तो मुझे सीमा हमेशा करती थी ये ना खाली नौकरी से काम चलेगा नहीं, आपको कुछ और करना है, आपको जाना चाहिए। तो वो जो पीछे से पुश मिलता था वही मुझे हर जगह आगे बढ़ाता रहा, हौसला देता रहा। तिहाड़ तो सबसे कठिन पीरियड था मेरे लिए, तो जितना था मैं था अंदर था, लेकिन सबसे ज़्यादा कठिन पीरियड तो पत्नी के लिए था। बट उसने जिस हिम्मत से काम लिया, उसने, मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि थोड़ा पॉलिटिकल है, मुझे इधर उधर से अप्रोच हुआ, अब उसके बारे में मैं डिटेल नहीं दे रहा हूँ कि भाई आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, नहीं तो ये लोग सड़ा के मार देंगे आपको। बहुत सिंपल शब्दों में बोल रहा हूँ, ये जेल में ही सड़ा के मार डालेंगे। अब बेस्ट तो है कि तुम कर दो, नहीं तो जमानत होने नहीं देंगे ये लोग तुम्हारी। तो भी ऑनरेबल कोर्ट की वजह से मुझे हफ्ते में एक बार इनसे मिलने की इजाज़त थी, क्योंकि ये बीमार थी। तो मैंने इनको बोला मैंने कि इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं लोग, और इनको भी कर रहे थे। तो हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे पति पत्नी बैठ के। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा यार ये तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जितने सारे वॉलंटियर्स इतना समय दे रहे हैं, इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इनको मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अगर मैं सोच भी लूँ कि मैं आम आदमी पार्टी छोड़ दूंगा। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था सीमा से वो आंसर। बोली वॉलंटियर्स को तो बाद में मुंह दिखाओगे, पहले तो मेरे को मुंह दिखाना पड़ेगा। अगर आप पार्टी छोड़ोगे, अगर आप अरविंद केजरीवाल को छोड़ोगे, तो पहले तो मेरे को क्या मुंह दिखाओगे। तो मुझे लगा फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो सारे कष्ट उठा सकता है आदमी अगर पत्नी इतना साथ दे। एक प्रयोग आपने स्कूल में किया था कि बच्चों को छोटी छोटी रकम दो, उनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए आप तैयार करो, या उनके भीतर जो बिजनेस स्किल है उसको आप डेवलप करो। हमने कुछ ऐसे बच्चों को बुलाया है जो उसमें स्कूल में थे लेकिन आज वो एंटरप्रेन्योर हैं। मैं आपसे उन बच्चों को मिलवाना चाहता हूँ। आप, नाम क्या हुआ आपका बा? मेरा नाम विपुल है। हाँ, विपुल, आप स्कूल में थे